केले को बड़े प्यार से पालो, 3 बजे के बाद पानी लगाओ। और आपको अगर अच्छी और बेस्ट यील्ड लेनी है तो आपको 9 से 11 पत्ती 12 पत्ती ग्रीन लीव्स चाहिए। केले को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। केले को सबसे अधिक अगर कोई चीज़ नुकसान करती है तो फ्रॉस्ट करता है। 3 खेती के नियम हैं। आपने ज़मीन समतल कर ली, आधी कृषि कर ली, बिना गोबर के सब गोबर। एंड नंबर 3 इस क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। कोई बहाना नहीं चलेगा आपका ये कहने से कि जी कर नहीं पा रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर थप्पड़ लगेंगे, डोंट क्राई। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं भारत के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, अलग अलग किसानों से मिलता हूं, इस दौरान हमारी मुलाकात कुछ ऐसे किसानों से होती है जो हमको हैरान कर देते हैं। वो किसान जिनके खेत जो है किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला से ज़्यादा नज़र आते हैं, वो वैज्ञानिक जिनका तजुर्बा इतना ज़्यादा होता है कि खुद वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट आके वहाँ पर सीखते हैं। मैं ऐसे ही किसान के यहाँ आया हूँ, जय सिंह साहब के यहाँ आया हूँ। उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में रहते हैं और एकदम सुदूर इलाके में है। ये भारत का सबसे गरीब, सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने खेती में वो मिसाल जगाई है, वो काम किया है कि दुनिया भर के जो लोग हैं, जो खासकर बनाना और केला में काम करते हैं, वो आपके यहाँ आप जुड़ते हैं अलग अलग माध्यमों से। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में, आपने हमें समय दिया। और इसलिए मैं आपका आभारी हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस अवध की ज़मीन से बहुत सारे लोग केले के बारे में सीखें, समझें। और आपने जो पिछले कुछ 40 वर्ष मेरा ये सफ़र केले का 1983 में शुरू होता है, जब मैं बेटर टुमारो की खोज में ढूंढते हुए किन्हीं के पास गया जिनका नाम राजा साहब शोहरतगढ़, वीपी सिंह साहब, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी था। और उनके यहाँ पहली बार केले की खेती देख करके ऐसा लगा कि मैं किसी एक ड्रीम लैंड में आ गया हूँ, और क्या ये पॉसिबल है, क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके सहयोग से मैं इस स्थान तक पहुंच पाया हूं। केला बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से 10 डिग्री साउथ। हमारी जो समुद्र रेखा है वो 0 हम लोगों ने का बांट रखा है। ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, ये साउदर्न हेमीस्फीयर है। तो उस तरह से ये 0 to 10 दोनों जो हैं वो, इसीलिए वर्ल्ड का सारा केला जो होता है, चाहे वो इक्वेडोर हो, चाहे वो जिस जगह पे हो, कोस्टा रिका हो, सारा इन्हीं रीजन्स में है। वेयरएज मैं जहाँ पर हूँ, अवध के जिस कोने में हूँ, बहराइच, ये हमारे लैटीट्यूड 27.5 पर है, विच इज़ सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स में हमारी दोनों एडवर्सिटीज़ होती हैं। मीन्स हमारे विंटर्स भी हार्शर होंगे और जो समर होंगे वो भी बहुत हार्शर होंगे। यहाँ पे समर टेम्परेचर 42 डिग्री तक जाता है, कभी कभी 44-43 भी अब पहुँचने लगा है। और विंटर्स में कई बार फ्रॉस्टिंग भी हो जाती है। केले को सबसे अधिक अगर कोई चीज़ नुकसान करती है तो वो फ्रॉस्ट करता है। और केले की जो ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट टेम्परेचर है, विद 80% एंड अबव, 90% एंड अबव ह्यूमिडिटी, वो 25 से 27 डिग्री है। और यही वजह है कि आपके केले को इतना बढ़ा लेना है, इतना तगड़ा कर लेना है पौधे को, कि जाड़े की वो मार को सह सके। तो उसका मेरा एक यार्डस्टिक है कि कम से कम 3.5 फुट का प्लांट ज़रूर पहुंच जाए 15 नवंबर को। आप 15 जुलाई से लगाते हैं तो बेसिकली आपके पास 4 महीने में 120 सेंटीमीटर ग्रोथ आपको चाहिए, 100 से 120 के बीच में आ जाए। सो ऐसे प्लांट हमारे जाड़े की मार से काफ़ी कुछ बचने में सक्षम हो जाते हैं। मैं ट्रैक्टर से ऑपरेशन 90% करता हूँ। मेरी बेड 7 फुट बाई 7 फुट रो टू रो है और प्लांट टू प्लांट 5.25 फीट हैं। तो आपने बेड बना दिया रिज में बेड मेकर से, अब बेड बन गई है। अब बेड के ऊपर में आपने मार्किंग दे दिया प्लांट लगाने की। जब हमें कंपनीज पौधा देती हैं वो 3 इंच का होता है मुश्किल से, बाकी उसकी पत्ती होती है। बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट लॉट जो है वो जैन इरिगेशंस देती हैं, अच्छा पौधा देती हैं, यूनिफॉर्म पौधा देती है और आपके घर तक पहुंचाती है। और 99% वो अपने वादे के हिसाब से, दी हुई डेटों के हिसाब से ही पहुंचाती है।
इनकी क्रॉप भी जो आती है वो 100% यूनिफॉर्म आती है। और ये प्लांट के लिए मैंने जो मानक सेट किया है यहाँ की जलवायु में वो ये है कि आपके प्लांट जो कि 3 इंच का आपका बेसिकली है उसको रेज्ड बेड पे हम लगाते हैं। अब आप प्लांट लगा के शाम को हमेशा प्लांट लगेगा, 3 बजे से नहीं लगेगा, 5 बजे से 7 बजे के बीच लगेगा उस पीरियड में, चाहे आपको पैसे ज़्यादा देने पड़े। रीज़न, वो नन्हा प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है सुबह की घंटे इतने की धूप। कोई बहाना नहीं चलेगा आपका ये कहने से कि जी कर नहीं पा रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर थप्पड़ लगेंगे, डोंट क्राई। शाम को लगाइए और आपको रात में ही पानी लगाना है और कुछ नहीं देखना है। पानी आप बेड में भर दीजिए, आधी बेड से ऊपर पानी आप भर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बेड बनती है 8 इंच की, और वो बेड 8 इंच की पानी में सीप के पानी जब अंदर पहुंचता है तो सवेरे खेत बिल्कुल बराबर मिलता है। केले जहाँ लगा हुआ है वहाँ के ऊपर में पानी से सीप करके जड़ों तक पहुँच गया है। 99% मेरी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो ज़ीरो होती है। 1 से 1.5% भराई करता हूँ, इससे ऊपर ज़रूरत कभी नहीं हुई, क्योंकि फ़र्स्ट 100 डेज़ ही सब कुछ हैं, और फर्स्ट 100 डेज़ में अगर प्लांट पिट गया तो वो कभी कॉम्पनसेट नहीं होगा। तो मैंने इसका ये रखा है, देखिए 20 दिन तो लग जाते हैं उसको खड़ा होने में, तो फर्स्ट वीक अगस्त चला जाता है। 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में फिर हम इसमें गोबर की खाद लगाते हैं, जो पहले से इकट्ठी की हुई रखी रहती है। अगर हम पहले थाले में ही गोबर की खाद बैठाने के समय दे दें तो प्लांट इतना तेज़ चलता है कि उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, अर्ली फ्रूटिंग हो जाती है, जिससे सारा रिज़ल्ट नेगेट हो जाता है। और 5 अगस्त से 25 अगस्त में जब प्लांट जग गया है उस बीच में ये खाद दी जाती है। मैंने ये 20 दिन का अंतर इसलिए बताया क्योंकि जब रेन गॉड आपको मौका देंगे कि ज़मीन में आप घुस सकेंगे तभी आप उसमें खाद अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और फिर ज़मीन को जितना पोली कर सकें पोली करिए, खुरपे से, कुदाली से, ट्रैक्टर से, जैसे भी आप करते हैं। मैं बहुत ट्रेडिशनल किसान हूँ, कोई हर्बिसाइड का यूज़ नहीं करता हूँ। और ये आपका 15 सितंबर मैंने मानक रखा है कि 10 से 12 इंच की गर्दन आ जानी चाहिए। अगर प्लांट पीछे है तो ही उसको फर्टिलाइज़ करना है, अदरवाइज़ वो जो गोबर दिया गया है, जो कि ऑन एन एवरेज 1000 प्लांट के पीछे मैं 400 से 500 क्यूबिक फीट देता हूँ, वो कवर कर लेता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100 से 120 क्विंटल 1000 पौधे पे दे रहे हैं। आप दे रहे हैं करीब 10 किलो से 15 किलो के बीच में, 12 किलो के बीच में पर प्लांट। और ये गोबर जो है इतनी ताकत रखता है कि 15 नवंबर तक इसको रुकने नहीं देगा। जो प्लांट हमारे उस 10 इंच से 12 इंच गर्दन की मानक से नीचे हैं, केवल उन्हीं को हम फर्टिलाइज़ करेंगे। दैट इज़ सिलेक्टिव फर्टिलाइजेशन, कि हम अपनी क्रॉप को यूनिफॉर्म बनाएं। और वो फर्टिलाइजेशन के लिए जो मिक्सचर यूज़ करेंगे वो NPK 12-32-16, यूरिया और पोटैश तीनों का मिला के करते हैं। और पहले बहुत छोटी डोज देते हैं क्योंकि अभी प्लांट छोटा है, इट कांट एब्जॉर्ब मच। उसके बाद शनय शनय इसको हम बढ़ाते जाएंगे अगर ज़रूरत हुई। दूसरी चीज़, जब 15 अक्टूबर आएगी तो ये मानक हमारा बढ़ के हो जाना चाहिए, कितना हमारा ये मानक होना चाहिए बढ़ के 18 से 22 इंच का। जो प्लांट उसको फिर नहीं मीट कर रहे हैं उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 12 दिन पहले ऑब्ज़र्व करेंगे और पता लग जाएगा। इसी तरह से 15 नवंबर को मैंने देखा ये प्लांट आराम से 1 मीटर 3.5 फुट हो जाते हैं, जो आपके सामने आज देख रहे हैं आप। कुछ इसमें स्लाइटली ओवरग्रोन है, जबकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो फर्टिलाइजेशन किया है। और अर्थिंग जो इसकी होगी वो होगी 5 मई से 10 मई के आसपास। वो डिपेंड करता है जब हमको ये दिखाई दे जाए कि खेत में अब हमारा इंडिकेशन हो गया। अगर आप पश्चिम में बैठें, पूरब को देखें लाइन में, और आपको प्लांट सूरज, क्योंकि सब सूरज को सलाम करते हैं, एनर्जी सोर्स मात्र एक। जब हमारा पूरब में सूरज निकलता है
पश्चिम को ट्रैवल करता है, साउथवर्ड ट्रैवल करता है। तो आप देखेंगे सारे आपके जो प्लांट फ्रूटिंग होती है वो राइट को टिल्ट करते हैं। जो फूल चलता है इसमें अंदर से फल चलता है, निकलने से पहले आपको पता लग जाएगा प्लांट टिल्ट होने लगा। जब प्लांट में आपको 5% टिल्टिंग दिखने लगे तो समझिए ये ऑप्टिमम टाइम है कि आपको अब इसकी अर्थिंग कर देना है, आपको इसकी मिट्टी चढ़ा करके इसको पक्का कर देना है। सहारा जितना आप दे सकते हैं दे दो, और वो सहारा आप देते हैं 5 मई के आसपास, वहीं तक के फर्टिलाइजेशन बंद हो जाती है। और वो पीरियड जो 15 मार्च से शुरू हुआ है और 5 मई तक के चलना है। जो स्टेज हमारे फल आने की होती है उसको ये कहा जाता है कि जब हम 1 मीटर का डंडा हो गया, स्टॉक जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि आपकी गुलाब की कली की तरह का फूल जो आप लाल बाहर देखते हैं वो सफ़ेद है वहाँ, क्योंकि वहाँ धूप नहीं है। जो पत्ते थे वो अब ब्रैक्स में बदल गए, और जो मेरी स्टेम है, जो कली बीच की सेंट्रल रोल है, वो आपकी जो है जिससे कि आपके नर और मादा दोनों हैं, जिसमें नीचे के पार्ट अभी खड़ा है जब तो उल्टा खड़ा है, तो आपको ऊपर के पार्ट जो है वो आपका नर फ्लावर्स हैं और नीचे जो है वो मादा है। यही स्टेज है फ्लोरल डिफरेंशिएशन की, जो कि मैंने आपसे पहले बयान किया था कि 22 से 24 डिग्री पे ये बेस्ट होता है। जब ये स्टेज अंदर हो उसके बाद भी 11 से 12 पत्ते भी आने शेष रहते हैं। अगर आप कने को काट के देखेंगे तो ऐसा मिलेगा। और अगर आप देखें 15 अप्रैल से, और जो मैं समय आपको दे रहा हूँ 25 मई से और 5 जुलाई का, ये लगभग आपका कितना हफ्ता हुआ? 10 हफ्ता हुआ। तो केले में उस टेम्परेचर पे नॉर्मली 3.8 लीव्स पर वीक इन ए मंथ बनती हैं। तो वही है 4, 4, 8, 2, 10 हफ्ते आपको हो जाएंगे 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून और 1 जुलाई। तो जो वो स्टेज पे प्लांट आपका 63 इंच पे या 66 इंच पे कली बन गई है, किसी वजह से कोई ठामक हो जाता है, कोई ज़रा लंबा आता है, तो मैं जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 15 अप्रैल को 66 इंच इज़ द आइडियल, 63 to 69 इज़ द आइडियल। उस बीच में आपकी सारी फ्रूटिंग जो आएगी वो 25 मई से और 5 जुलाई के बीच में 90% क्रॉप आ जाएगी। और इस पीरियड की क्रॉप का बंच वेट बेस्ट आएगा, लेंथ बेस्ट आएगी। और ये क्रॉप कटेगी कब? कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास से रामनवमी के पहले तक, एंड दैट इज़ द पीक डिमांड पीरियड ऑफ बनाना। और फिर ये केले की फसल काट के हम आलू लगाएंगे नेक्स्ट अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ की जलवायु में 12 महीने के बजाय 14 महीने 13 महीने केला लेता है। जुलाई में लगा है, नेक्स्ट अक्टूबर में लगेगा, 12 महीने 13 महीने बाद कटेगा। अक्टूबर में आलू आएगा। उस समय जब हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं उस समय हम फिर से 600 फुट आलू को गोबर की खाद देते हैं। तो 2 साल की फसल में एक बार ढैंचा आया, और एक बार आपकी गोबर की खाद आई। आप इतना कुछ निकालने जा रहे हो धरती से, कुछ देना तो सीखो कि सिर्फ लेना ही है। अगर आप उसको रिप्लेनिश नहीं करोगे तो फिर वो देना बंद कर देगी। बिकॉज अगर सेम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन आपका विड्रॉ होता रहा और सेम सॉर्ट ऑफ वीड्स बढ़ते रहे जिनके बीज गिरेंगे, सो आपको रिज़ल्ट नहीं आएंगे। मैं 1-2 मिनट में आपको ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ जिसको लेने के बाद किसान कभी सामने वाले से बहकावे में नहीं आएगा और लड़ना अपने आप से बंद कर देगा। और वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि 25 से 27 डिग्री द पीक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड नमी है, 90% ह्यूमिडिटी है, ये इसकी अनहिबिटेड ग्रोथ होगी। अब हम चलते हैं दोनों एक्सट्रीम्स पे, नीचे उतरते हैं 25 से और हम ऊपर चलते हैं। जब हम 25 से ऊपर आते हैं तो 25 से 30 के बीच में हमारी जो लीफ इमर्जेंट रेट है LER वो तेज़ होती है। 32 डिग्री जब हम टेम्परेचर आता है वायु का, तो पौधे नेचर ने, खुदा ने, राम जी ने इतने समझदार बनाए हैं कि इनका जो स्टोमेटा है, इनके जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं?
कि जो पत्ते का पानी है वो एवेपोरेट ना हो। 132 डिग्री के ऊपर आने पर जो लीफ इमर्जेंट रेट होगा वो क्या होगा, स्वतः कम हो जाएगा। 36 के ऊपर जब हम उठते हैं तो इनको तकलीफ़ होने लगती है, और जब 40 के ऊपर हमारा टेम्परेचर आता है और दोपहर में हम विज़िट करें अपनी फील्ड को तो ये ड्रूप कर जाते हैं, झुक जाते हैं, त्रस्त हैं, कह नहीं पा रहे हैं मगर आपको समझा रहे हैं। मैक्रो क्लाइमेट तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ क्या है, माइक्रो क्लाइमेट, नीचे से ही पानी लगा करके उसको ज़िंदा रख सकते हैं। तो उस पीरियड में मेरा एक बड़ा सिंपल नियम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने हैं। मार्च में आपका अगर पुराना काम बढ़िया किया हुआ है तो 1 पानी से या 2 पानी में काम चल जाएगा। अप्रैल 3 से 4 पानी लेगा, मई में 4 से 5 पानी लेगा, और जून में जब तक बरसात ना आए तब तक मेंढक बोलना चाहिए खेत में, इतनी नमी रहनी चाहिए। मगर जल भराव नहीं होगा। जब हम बेड बनाएंगे और बेड पे हम अर्थिंग कर देंगे तो हमेशा पानी हमारे को वो सींच के लगेगा, कभी भी वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं आएगा। अगर हम 22 पर आ जाएं तो फूड स्टेम में जो फूड मटेरियल एसिमिलेशन है, हम मोटे होते हैं, प्लांट मोटा हो रहा है। अब इस समय पत्ता देखिए आपका मोटा हो जाएगा, ये समय तना में भराव आ जाएगा, और जब और नीचे आ पाएंगे 10 डिग्री आएंगे तो आपको 14 डिग्री पर इसका मेटाबॉलिज्म ज़ीरो होता है, खाना बनना बंद, कुछ नहीं होगा। देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस, बनना, कैटाबॉलिज्म मीन्स टूटना, तो दोनों का नेट बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ज़ीरो है। अब हम सुप्तावस्था में आ गए। जब हम 14 के नीचे उतरते हैं, 10 डिग्री आते हैं तो तकलीफ़ होती है, और 6 डिग्री आते हैं तो पत्तों का रंग बदलना शुरू हो जाता है, और जब 4 डिग्री पहुंचता है तो फ्रॉस्टिंग आ जाती है। फ्रॉस्टिंग है क्या? जो बर्फ़ है वो पत्तियों का जो टेंडर लीव्स हैं स्पेशली, उनका जो कैपिलरी है उसका जो पानी है वो आइस में तब्दील हो गया, और आइस का प्रिंसिपल है वो वाटर पे फ्लोट करती है। क्यों? आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जो कैपिलरीज में जो पानी भरा है उसका वॉल्यूम बढ़ा तो कैपिलरी रप्चर हो गई, फट गई, और आपको 5-6 दिन बाद लगेगा पत्ता सूख गया। जो हमारे किसानों को बहुत बड़ी समस्या है, कॉलर रॉट डिज़ीज़। कॉलर रॉट होता क्या है? कॉलर रॉट डिज़ीज़ जब हम समतल ज़मीन में केले को लगाते हैं, जुलाई में लगाया आपने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की जुलाई अगस्त में या सितंबर तक के जब कभी रेंज आती हैं, बारिश आती है, या हमने दिन में पानी लगाया है, तो इस सूरज की गर्मी से ये पानी जो है वो जड़ के पास जो थोड़ा सा बचता है आधा इंच का, वो करीब 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और वो पानी जब इतना होता है तो जो हमारी पत्ती है, क्योंकि केले का तना नहीं होता है, केला को हम इसीलिए सूडो स्टेम कहते हैं। ईच एंड एवरी लीफ कॉन्स्टिट्यूट द स्टेम, it is rolled and intertwined itself to give a shape of which looks like a stem, but it is in fact is not a stem, it is a pseudo stem। एक ये बनावटी तना है। वो जो पत्ती है उसके जो रोम छिद्र हैं उसको पोरस कर देता है। जैसे हम अगर पानी में देर तक खड़े रहें तो हमारे पैर की खाल मोटी होकर खुल जाती है और उसके थ्रू जीवाणु प्रविष्ट हो सकते हैं, वैसे ही इसमें जो ज़मीन में मौजूद जीवाणु हैं वो प्रविष्ट होते हैं, जिसकी वजह से कॉलर लॉट आता है। कोई बताएगा कॉपर ऑक्साइड डाल दो, कोई बताएगा फलाना चीज़ डाल दो, एंड नथिंग क्योर्स इट, गारंटीड। द बेस्ट एंड द ओनली क्योर इज़ द बेड, द रेज्ड बेड। आप जब बेड पे लगाओगे कभी उसका डायरेक्ट कांटेक्ट पानी से होगा ही नहीं, कभी पानी गर्म होगा ही नहीं, चाहे जितनी रेंज आए। बट यहाँ फिर एक क्वेश्चन मार्क है, और मैं फिर बताना चाहूँगा, केले को बड़े प्यार से पालो। तेज़ धूप के समय 3 बजे के बाद पानी लगाओ, कभी सुबह के टाइम मत लगाओ। और जो एक्सेस वाटर आपका रह गया है, बेड के अंदर का एक्सेस वाटर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? वो नीचे पड़ा हुआ है, प्लांट ऊपर बैठा हुआ है और वो सीप करके जा रहा है, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं पैदा होगी।
फ्यूजेरियम इज़ नो डाउट द वर्स्ट डिजीज़ ऑफ बनाना। मगर मेरे गुरु मुझे एक चीज़ सिखला गए, आप भी और हर किसान उखटे के नाम से अपना खूब जानता है, चाहे वो अरहर का उखटा हो, चाहे वो ईख का उखटा हो। और उखटे का उन्होंने मुझे एक बचपन में मुझे एक सीख दी थी, और अगर वो सुने तो हंसीएगा नहीं। उन्होंने कहा नेचर कह रही है, ज़मीन कह रही है, इनफ इज़ इनफ। जो मैंने आपको पहले बताया कि 4 दिन पहले भी वही भोजन किया था, आज भी किया, कल भी किया, अब अक्ता गई है बेटा, अब यहाँ बदल दो। क्रॉप रोटेशन इज़ द बेस्ट आंसर। तो 3 काम करें जो मैंने बोला। डिसइंफेक्टेंट्स जो आपके हैं, आप जलाइए ज़मीन को। रेटून क्रॉप मत लीजिए, क्योंकि रेटून लेंगे आप बनाना बीटल को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बनाना बीटल रहेगा तो आपकी बिक्री नहीं होगी। आप प्लांट क्रॉप रख रहिए, ज़्यादा दिन उसको मत रखिए, और अवशेषों को इसके जितना हो सके मारिए। सैनिटेशन इज़ द थंब रूल फॉर एनी गुड प्लांटेशन। आपको यहाँ देखिए, जो भी आपका खेत है सामने, आपको कहीं घास, कहीं किसी तरह के कोई जंगल, कोई अनवांछित चीज़ दिख रही है? तो जितना सैनिटेशन रखेंगे, तो केले का जो दूसरा हुक्म था उनका कि केला रहे अकेला, मीन्स जितना भोजन है जब तक फल कटे ना तब तक मेन प्लांट को ही जाए, सो दैट आपका बंच जो हो वो उस सारी ताकत के साथ शिशु पैदा हो। सीगाटोका डिजीज़ ऑफ बनाना, 2 तरह का सीगाटोका होता है, एक येलो सीगाटोका है, एक ब्राउन सीगाटोका है। यहाँ की ज़मीन में ज़्यादा है, जहाँ पर जलवायु में नमी ज़्यादा होती, सीगाटोका रहता है। मगर अभी हम बने हुए हैं, आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डेवलप हो चुका है। मगर ये सीगाटोका मार्च में जैसे ही टेम्परेचर रेज़ करता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है स्वतः। और अगर केले में 6 पत्ती भी आपकी मार्च के बाद अफेक्टेड ना हो और बच जाएं, तो आपकी ईल्ड 70% से 80% आ जाएगी। और आपको अगर अच्छी और बेस्ट ईल्ड लेनी है तो आपको 9 से 11 पत्ती, 12 पत्ती ग्रीन लीव्स चाहिए। ये बनेंगी ही आपकी 15 अप्रैल के बाद से, 15 मार्च के बाद से। फिर अगर ये लग गया, सीगाटोका का कोई इलाज अभी तक के नहीं है। आप कितने भी फंजीसाइड यूज़ कर लो, बट आई हैवंट फाउंड ए सिंगल क्योर फॉर इट टिल डेट। द बेस्ट क्योर आई हैव फाउंड सैनिटेशन। कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो एज सच खेत में रह करके और बेकार हो जाते हैं। अगर वो यूज़ होते हैं तभी होंगे। कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तभी काम आएगा जब आपके पास में आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, आपका जीवाणु सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ज़मीन में होगा कि उनको कन्वर्टेबल फॉर्म में प्लांट को दे सके। अदरवाइज़ वो काम नहीं आएगा। आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं जोर दे के कहता हूँ, इट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ द क्रक्स। जो आज हमारी भारत की मृदा की कहते हैं ताकत कम हो गई है, हमारे नेता लोग भी ये कह रहे हैं कम हो गई है। देखिए, ऑर्गेनिक बैलेंस ऑफ द बोथ आर नेसेसरी। सिर्फ एक से काम नहीं चलने वाला है। जो हमारी आज की ज़रूरत है उसमें केवल गोबर से, केवल ढैंचे से काम सनई से नहीं चलने वाला। दूसरी बात, इतना जोर है ज़मीन पे, दबाव है कि आपको 1 साल के लिए खाली छोड़ना संभव नहीं है। आपकी जीविका नहीं चलेगी। सो आपको दोनों का सहारा बैलेंस लेके करना है।